13वां चैप्टर है सांख्यिकी। चलो समझते हैं सांख्यिकी को शुरू से। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी होती क्या है ये, सही है ना। सबसे पहले हम समझते हैं सांख्यिकी क्या होती है। तो यह गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रस्तुतीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, एक एक बात को समझो। सांख्यिकी 13वां चैप्टर सांख्यिकी है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, वर्गीकरण उसका वर्ग में इकट्ठा किया वर्गीकरण किया जाता है, प्रस्तुतीकरण दिखाया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। ये सांख्यिकी के अंदर आ जाते हैं। कैसे एकत्रीकरण, जैसे मान के चलो एकत्रीकरण करते हैं, किसी भी डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मैच देखते हो तुम, मैच, और मैच में वो क्या है इस टाइप से एक ग्राफ बना देते हैं और जो हर खिलाड़ी का अलग अलग ग्राफ बना देते हैं। ये कि जो भैया विराट कोहली का है और इसने जो है T20 में इतने यहाँ आज गए, ये 50 रन, यहाँ 100 रन, यहाँ 150 रन, और यहाँ आज के लिख देते हैं 2010, 2015 या 2020 से ले लो, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। वो इस टाइप से दिखा देते हैं कि ये देखो आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं वो कि 2010 में उनने T20 में इस प्रकार से 50 रन बनाए, इस प्रकार से। तुमने बहुत सारी पहचान में आ गई होंगे, ये इस टाइप से देखे होंगे इस प्रकार से। कभी कम रन बने तो ये छोटा रह गया, कभी और ये सबसे ज्यादा रन बनाए तो ये सबसे बड़ा। देखे ना, देखिए। तो ये आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है किसमें, सांख्यिकी में। इकट्ठा किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसका वर्ग किया जाता है कि अलग अलग भैया 2020 में कितने रन है, 2021 में कितने हैं, 22 में कितने हैं, सही है ना। उसका वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, ये जो दिखा रहे हैं तुम्हें टेलीविजन पे, ये क्या है, प्रस्तुति तो कर रहे हैं चैनल वाले, सही है। तो ये प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अब ये कौन से सत्र में ये सबसे बढ़िया खेले हैं, कौन से सत्र में सबसे खराब खेले हैं, विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी व्याख्या भी की जाती है। अब तुमने देखे होगा पीछे कोरोना का ग्राफ देखा होगा, कोरोना का, उसमें हर महीने इस टाइप से था। हर महीने ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो तुमने देखिए कोरोना के मरीज पहले इतने थे, जुलाई में और बढ़ गए, अगस्त में और बढ़ गए, सितंबर में और बढ़ गए। इस प्रकार से ग्राफ देखे होंगे तुमने। हर चीज का ग्राफ बना, मतलब जो किसी भी चीज के आंकड़े हैं उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। कभी हम अपनी घर की देखो, पता देखो हमारे घर का खर्चा है, देखो यहाँ ऐसे मान के चलो, यहाँ चले, यहाँ अब क्या चल रहा है, सितंबर, तो सितंबर, यहाँ सितंबर, तो सितंबर में यहाँ रख दो 3,000 रुपए, यहाँ रख दो 4,000 रुपए, यहाँ रख दो 5,000 रुपए, यहाँ रख दो 6,000 रुपए। तो इस प्रकार से सितंबर महीने में कितना खर्चा आ गया, 4,000, तो 4,000। सितंबर, अगस्त, अक्टूबर में कितना आया, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए। नवंबर, दिसंबर, अब पता चलिए नवंबर में फिर 6,000 रुपए का खर्चा आ गया, फिर दिसंबर में फिर कुल 4,000 रुपए का खर्चा आया। तो इस तरह से वो एक डाटा को इकट्ठा करते हैं,
वर्गीकरण करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसका व्याख्या की जाती है। किस, ये सब चीजें सांख्यिकी के अंदर की जाती हैं। किसमें? सांख्यिकी में। समझ में आई ना बात? तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विश्लेषण और व्याख्या भी की जाती है। किसकी? आंकड़ों की। किसकी? आंकड़ों की। समझ में आई ना? किसकी? और आंकड़ों को अंग्रेजी में कहते हैं डाटा। क्या? डाटा। ये वाला डाटा ना, डाटा ऑन करो। आंकड़ों से क्या कहते हैं? डाटा। तो डाटा को इकट्ठा किया जाता है। अब वो किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, किसी भी प्रकार का। देखो सांख्यिकी अगर पढ़नी है तो पहले समझ लो सांख्यिकी, ना परेशान करेगी। वैसे इस चैप्टर में वैसे सांख्यिकी के अंदर कुछ है नहीं, केवल और केवल माध्य निकालना होता है। लेकिन जब समझोगे ही ना तो माध्य भी ना निकलेगा, कुछ ना निकलेगा। समझ में आई ना? तो आंकड़े होंगे वो किसी भी प्रकार के आंकड़े होंगे। कैसे आंकड़े होंगे? इस प्रकार के भी आंकड़े हो सकते हैं भैया कि देखो हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे। अब उनके रिजल्ट आए हैं। क्या? उनके रिजल्ट आए हैं। तो यहां आए रिजल्ट में जो बच्चे यहां हैं, तो भाई 20 बच्चों के कैसे कैसे रिजल्ट आए होंगे? किसी के आए होंगे 65, किसी के 68, किसी के 65, किसी के 87, किसी के 68, किसी के 98, किसी के 95, किसी के 93, किसी के 95। कितने हुए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। किसी के फिर 93, किसी के 87, किसी के 89। चलो 10 मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान के चलो 10 बच्चे हैं हमारे पास। और इन 10 बच्चों के जब रिजल्ट आए तो उनके पता लगे कि ये उनके नंबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये भी तो कर सकते हैं भैया 10 बच्चे आए हैं तो डाटा हमारे पास ये हमने इकट्ठा ही तो कर लिया ना, गैर इकट्ठे किया। हम वर्गीकरण कैसे कर देंगे? अब डाटा हमारे पास है, यानी आंकड़े हमारे पास हैं, तो अब उसका हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। कैसे? कि देखो भाई 10 बच्चों में एक बच्चा ये, दूसरा ये, दो बच्चों के तो 65 हैं। समझ गए? 2 बच्चों के तो 65 नंबर हैं। अच्छा, एक 68, 2 ही बच्चों के 68 हैं। समझ गए? फिर 68 के बाद 69 तो वहां किसी के 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, कुछ नहीं 87 हैं 2 ही बच्चों के। 2 ही बच्चों के 87 नंबर हैं। बच्चे कितने हो गए? 6। 2 के 65 हैं, 2 के 68 हैं, 2 के 87 हैं। अब उसके बाद में देखियो 95, 1 2 बच्चों की 95 है। समझ में आ गई ना? और ये क्या रहा? 93, और 2 ही बच्चों के 93 हैं। तो देखियो हमने इस वाले डाटा से ये टेबल बना दी, ये सारणी बना दी। क्या ये वर्गीकरण नहीं कर दिया इसका? कि किसे यहां लिख दी बच्चे और यहां लिख दिया उनका रिजल्ट, भाई उनके मार्क्स लिख दिए, उनके नंबर लिख दिए यहां। तो ये पता चल रहा है कि 2 बच्चों के तो 65 हैं, 2 बच्चों के 68 हैं, 2 बच्चों के 87 हैं, 2 बच्चों के 95 हैं, 2 बच्चों के 93 हैं। और कभी मान के चलो अगर किसी के 4 बच्चों के एक जैसे होते थे, 4 बच्चे लिखते थे, 65 लिख देते। तो ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, ये ठीक है ना, वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण क्या है? यही सांख्यिकी है, जो वर्ग में लिख दिया हमने, यही क्या है? सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। समझ गए ना? बताओ, इतनी बात समझ में आई ना? तुमने क्लास 9th में पढ़ी होगी ये सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो क्लास 9th में क्या है? क्लास 9th में तुमने सांख्यिकी पढ़ी होगी। तो 9th में क्या है? एक तो माध्य निकलवाते हैं वो, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये 3 चीजें ज्यादातर पूछता, क्लास 9th का सिलेबस है ये, जिसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। पढ़ा है नहीं चैप्टर? पढ़ा है नहीं?
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो जो सांख्यिकी क्लास 9th की है ना, उसमें माध्य निकलवाता है, माध्यिका निकलवाता है, बहुलक निकलवाता है, ये सब क्लास 9th का सिलेबस है। अब इसमें क्या है, हाई स्कूल में तुमसे भी ये कक्षा 10 की किताब में भी माध्य पूछेगा। केवल और केवल इस क्लास में हम माध्य पढ़ेंगे, माध्य किस प्रकार निकालेंगे। लेकिन आज हम माध्य नहीं बताएंगे, उससे पहले कहते हैं तो माध्य को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो जैसा तरीका, जैसा तुम्हारे पास डाटा होगा, क्या, जैसा तुम्हारे पास डाटा होगा, आंकड़े होंगे आंकड़े, वैसे ही तरीका तुम्हारे लिए माध्य का तरीका अपनाना पड़ेगा। समझ में आई ना। तो पहले सबसे पहले हम डाटा के बारे में जाना, ये आंकड़े कैसे होते हैं, मतलब किस किस टाइप के आंकड़े हो सकते हैं, बताएं, बोलो। सबसे पहले हम आंकड़ों को जानेंगे कि क्या है आंकड़े। आंकड़े, आंकड़ों के प्रकार। सबसे पहले हम ये जान लेंगे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आई ना। सबसे पहले आंकड़ों को जानेंगे। तो सबसे आंकड़े हम देखे हैं तो दो प्रकार के होंगे, अभी हाथ क्या समझाते जाएंगे तुम्हें। एक तो अवर्गीकृत, यहां नंबर 1 डालो बड़ा। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, यानी आंकड़े यहां देखेंगे तो सबसे पहले आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। और दूसरा है इसका वर्गीकृत आंकड़े। समझ में आई ना। अवर्गीकृत आंकड़े और इसका दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। ये दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। आंकड़ों को यदि हम देखेंगे तो दो प्रकार के आंकड़े होंगे, एक अवर्गीकृत आंकड़े मिल सकते हैं तुम्हें, एक वर्गीकृत आंकड़े मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना, ये भी तो पता होना चाहिए भैया अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। समझ में आई। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं बताओ, बताओ। तो अवर्गीकृत आंकड़े समझ लो क्या है। ये अवर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जब बारंबारता बंटन, जब आंकड़े बारंबारता बंटन, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। देखो कंफ्यूजन होगी अगर हम ये ना पढ़ाएंगे ना, तुम्हारे समझ में भी ना आएगी, और ये पढ़ा दें फिर आराम से एक्सरसाइज समझ में आएगी। जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, बारंबारता बंटन के रूप में ना हो मतलब जैसे हम तुमसे कहते हैं कि एन कोई, यहां देख लो, उसके बाद में यहां समझाएंगे तुम्हें कि तुम्हारे पास क्या उदाहरण दें। इसमें तो मानक रूप दे दिया है। हाँ चलो, मान लो तुम्हारे पास आंकड़े हैं, आंकड़े 2 3 4 5, ये अवर्गीकृत आंकड़े। समझ में आई। और ये कहीं तक भी हो सकते हैं, डॉट 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 अनंत तक, अनंत मतलब n तक। समझ में आ गई ना। तो हम इसमें बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, जब तुम दूसरा समझोगे तो इसको भी समझ जाओगे। तो इसमें क्या है, इनमें हम 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, हम इसको बोल देते हैं जब तुम्हारे पास डाटा x1 हो, x2 हो, x3 हो, x4 हो, डॉट 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 xn हो। समझ में आई ना। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पद, या क्या बोलेंगे, प्रेक्षण। क्या बोलेंगे, प्रेक्षण। कि हमारे पास भैया n प्रेक्षण है, n प्रेक्षण, n प्रेक्षण है। n प्रेक्षण क्यों, n तक है। हमारे पास 20 प्रेक्षण होते, 20 प्रेक्षण मतलब 20 पद होते,
तो इस प्रकार से होते 2 4 6 8 7 6 9 8 6, मतलब कुल मिला के जब गिनेंगे तो 20 बैठेंगे। तो 20 प्रेक्षण, n प्रेक्षण तक जा रहे हैं तो n प्रेक्षण। अब समझ में आ गई ना। तो जब बारंबारता बंटन के रूप में ना होंगे तब डाटा तुम्हारे पास ऐसा होगा, n प्रेक्षण किस प्रकार होंगे, x1 x2, यहाँ कुछ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ x3 x4 और डॉट 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 कहां तक होंगे, xn तक। बताओ, हमने केवल यहां मानक रूप दिया, मतलब एक दिया है, लेकिन उदाहरण में ये डाटा ऐसा मिलेगा तुम्हें, जरूरी नहीं है ये भी मिले, इस प्रकार से मिलेगा 10 20 30 40 30 20 60, इस प्रकार से भी मिल सकता है। कितने भी प्रेक्षण मिल सकते हैं, 1 2 3 10 50 20, कितने भी प्रेक्षण मिल सकते हैं और उनका मान भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ प्रेक्षण कितने हैं, n, और नाम क्या है, 1 2 3 4 5 n तक जा रही है। यहाँ मैंने बताई 20 प्रेक्षण, मतलब 20 संख्याएं हैं, और नाम क्या है, 2 4 6 8। समझ में आ गई ना। प्रेक्षण कितने हैं, टोटल कितने हैं, और उनके नाम जो दिए हैं वो। ऐसे ही यहाँ जब आंकड़े बारंबारता के रूप में ना होंगे तो वो बता देंगे कितने प्रेक्षण हैं, कितने, हमारे में यहाँ n है, वो बताएगा भैया कि 20 विद्यार्थी या 30 विद्यार्थियों का डाटा है, या 10 साल का डाटा है, या 5 साल का डाटा है, तो 5 साल का डाटा का अलग अलग मान होगा। 20 विद्यार्थियों का रिजल्ट होगा तो 20 विद्यार्थियों के अलग अलग नंबर होंगे। समझ में आ गई ना। तो वो क्या है, प्रेक्षण कहते हैं उनसे। इतनी बात समझ में आ गई ना, बोलो। दूसरा है, इसका दूसरा है टाइप कि जब आंकड़े 12, वही लिख दें। इसका दूसरा टाइप है जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो। देखो जे समझो, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तो ऐसे मिलेंगे भैया, कुल प्रेक्षण बताएगा और उन प्रेक्षण के नाम बताएगा। समझ में आ गई ना। कुल प्रेक्षण कितने हैं, 10 5 20 30, और वो कौन कौन से हैं उन्हें नाम देगा। समझ में आ गई ना। अब जब बारंबारता बंटन के रूप में हो तब कैसे मिलेंगे, तब मान यहां देखो n प्रेक्षण, मान के चलो तुम्हें n प्रेक्षण देगा, जैसे n प्रेक्षण x1 x2 x3 x4 और डॉट 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 डॉट, इतने प्रेक्षण होंगे, xn तक होंगे इसमें भी। लेकिन इनकी संख्या बताएगा का कि बारंबारता बंटन f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट fn हो। अब तुम समझ जाओ, मैंने तुम्हें बताई 5 विद्यार्थी हैं जिनके नंबर हैं 20, 5 परीक्षण है, ध्यान दियो, 5 परीक्षण है जिनमें 20 25 22 23 28 इतने नंबर आए हैं उनके। तो ये आ गया अवर्गीकृत आंकड़े का पहला वाला, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। सही है। अब फिर से ही 5 प्रेक्षण हैं और इस बार उनके नंबर इस प्रकार से आए हैं 20 22 20 23 22, सॉरी 20। कितने प्रेक्षण हो गए, 5। यहां पे कितने थे, 5। लेकिन यहां देखो, इसमें क्या कोई बारंबारता कोई अंक बार बार आया है, नहीं। लेकिन इन 5 परीक्षणों में बारंबारता देखिए 1 2 3 लड़कों की तो एक तरह नंबर आए हैं। तो हम क्या है, इसमें क्या है, बारंबारता दी है तो यहां लिख सकते हैं हम बारंबारता, जिसको हम लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं, एफ से। तो हम और यहां लिखेंगे हम इस छात्रों की संख्या। तो यहां बता सकते हैं हम 1 2 3 छात्र ऐसे हैं जिनके 20 नंबर आए। सॉरी, कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं। तो 3 छात्र हैं और 20 नंबर वाले हैं, यहां नंबर देख लें। सही है। 20 नंबर वाले कितने हैं, 3 छात्र। अब देखिए यहां 22 वाले कितने हैं, 1। और फिर 23 वाले कितने हैं, 1। तो यहां क्या है, बात को मतलब यहां बारंबारता का मतलब है कोई एक संख्या या एक से ज्यादा संख्या दोहराई जा रही है। तो जब दोहराई जा रही है तो ऐसे ही समझो, ये n प्रेक्षण है, x1 x2 x3 x4 और xn तक है। तो इनकी बारंबारता का मतलब ये है कि x1 जो है f1 बार है। ना ही समझ में, अभी नहीं आई। जैसे एक डाटा है 1 3 5 3
4 6 5 3 4 6 7 9 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 3 5। ये 15 छात्र हो गए। कितने छात्र हो गए? 15 छात्र हो गए ना, हो गए ये। अब इसमें से हम कहें तुमसे इनकी बारंबारता देखियो। 15 छात्रों में से यहां देखियो एक ये 2 छात्र तो ऐसे हैं, एक वाले तो 2 छात्र हो गए। जो एक नंबर छात्र है, जो जिनका मतलब 1 नंबर वाला जो छात्र है वो दो लोग हैं ऐसे तो, जिनका 1 नंबर आया है। समझ गए? और यहां देखियो 3 3 3 3, यानी जिनके 3 नंबर आए हैं वो तो कितने हो गए? 1 2 3 4 4 लोग हैं। समझ में आ गई ना? और 5 वाले 1 2 3, यानी 5 नंबर वाले भी 3 लोग हैं। समझ में आई ना? बोलो फटाफट से। अब उसके बाद में और कौन है भैया? 4 वाला भी रह गया है। 1 2, यानी पहले 4 वाले लिखो। 4 वाले कितने हैं? 2। और 5 वाले कितने हैं? 3। अब समझ में आई ना? तो 4 वाले भी हो गए, 5 वाले भी हो गए। अब 6 वाले देख लो। 1 6 वाले कौन है? 1 है कुल। और कौन रह गया? 7 वाले भी 1 है, 8 वाले भी 1 है, 9 वाले भी 1 है ना कोई? 7 वाले भी 1 है, 8 वाले भी 1 है, 9 वाले भी। तो ये एक डाटा ना बन गया? बोलो बन गया ना? बन गया? बताओ। तो ये जो 1 नंबर छात्र है, ये ऐसे कितने लोग हैं? 2। तो ये जो 2 हैं इसी से कहते हैं बारंबारता, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। अब समझ में आ गई ना? बोलो। और यहां कुछ भी हो सकता है, यहां मार्क नंबर भी हो सकते हैं, सन भी हो सकती है, कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं, और वो इधर उसकी बारंबारता हो सकती है। तो जब आंकड़े बारंबारता के रूप में नहीं होंगे तो आंकड़े इस प्रकार होंगे, और जब आंकड़े बारंबारता के रूप में होंगे तो देखो पहले आंकड़ों के नाम होंगे, फिर उनकी बारंबारता बताई गई होगी कि मतलब 3 जो है 4 बार है, ऐसे ही x1 जो है f1 बार है। समझ गए ना? अब मैं इसी का तो मैं टेबल बना के दिखाता हूं, देखो समझो, जल्दी समझ आएगा। जैसे मान के चलो भाई, ये देखो यहां मैं लिख दूं प्रेक्षण, है ना, और यहां लिख दूं बारंबारता। सही है? तो अब यहां देखो तुम कि ये प्रेक्षण, ये x1 प्रेक्षण कितनी बार है? f1 बार है। समझ में आई ना बात? मतलब जैसे मैंने बताई, कोई भी अंक 5 नंबर कितने लोगन के हैं? 4 लोगन के हों, तो इसका मतलब है कि 5 नंबर कितने लोगों के आए हैं? 4 विद्यार्थियों के आए हैं। ऐसे ही x1 जो डाटा है वो f1 बार है। समझ गए बात को? ये हम उसको उसमें लिख रहे हैं अचर राशियों में, ठीक है? ऐसे ही x2 कितनी बार है? f2 बार है। ऐसे ही x3 कितनी बार है? f3 बार है। ऐसे ही x4 कितनी बार है? f4 के बार है। ऐसे ही वहां xn कितनी बार है? fn की। समझ गए ना इस बारंबारता टेबल को? बताओ, बोलो। समझ गए? इस प्रेक्षण से इससे हम कहते हैं x, क्या कहते हैं? और इस प्रेक्षण से कहते हैं हम f। अब तुम्हें दिख भी रही होगी, प्रेक्षण से x कह दी, इस वजह से ये x में नापे हैं, इसे f कह दिया, इस वजह से f1 f2 में नापे हैं। समझ में आई ना बात? ये बताओ। जब बारंबारता, जब आंकड़े 2 प्रकार के आंकड़ों में, अवर्गीकृत आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, केवल ये क्या, जब बारंबारता ना दी गई हो तो सादा x1 x2 x3, और बता देगा कितने आंकड़े हैं और कौन कौन से आंकड़े हैं। ठीक। जब बारंबारता बंटन के रूप में होगी तो बताएगा भी कितने आंकड़े हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी बारंबारता कितनी है, कौन से वाले आंकड़े की कितनी बार है, कौन सा वाला आंकड़ा कितनी बार है। समझ में आ गई ना बात? तो अवर्गीकृत आंकड़े 2 प्रकार के, बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, जिसमें बारंबारता दोहराई ही न जाती है, बारंबारता मतलब बार बार आ रहे हैं, तो जिसमें बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तो यही है, कुल प्रेक्षण बताएगा और उनके आंकड़ों के नाम बताएगा। लेकिन बंटन में, बारंबारता बंटन में क्या है, आंकड़ों की संख्या बताएगा, कितने प्रेक्षण है, उन प्रेक्षण के नाम बताएगा और उनकी बारंबारता बताएगा कि वो आंकड़े कितनी कितनी बार आए हैं। अब समझ में आई? ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार है वर्गीकृत आंकड़े। क्या? वर्गीकृत आंकड़े। इसका दूसरा प्रकार है क्या?
वर्गीकृत आंकड़े, सही है ना, वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों से कहते हैं क्लासिफाइड डाटा। तो वर्गीकृत आंकड़े देखेंगे हम, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। मतलब हमने पढ़े अवर्गीकृत दो प्रकार के होते हैं, एक तो बारंबारता बंटन के रूप में ना हो और हो, सही है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार है अंतिव्यापी, अंतिव्यापी आंकड़े, अंतिव्यापी आंकड़े। और इसका दूसरा प्रकार है अतिव्यापी आंकड़े, अतिव्यापी आंकड़े। अगर याद ना रहे तो इनको थोड़ा इंग्लिश में समझ लो, नॉन ओवरलैपिंग डाटा, और ये ओवरलैपिंग डाटा। अंतिव्यापी आंकड़े और अतिव्यापी आंकड़े, इनको हम समझ लेते हैं क्या है। ये समझ में आ गई ना। अंतिव्यापी आंकड़े में अंतराल की उच्च सीमा, उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर ना हो। समझा देंगे, इसमें भी समझो। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर हो। अंतिव्यापी और अतिव्यापी आंकड़ों को समझने से पहले हम वर्ग अंतराल को समझेंगे। वर्ग अंतराल को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमारे पास 50 बच्चे हैं, तब 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से हमें छांटना ये है कि भाई 0 से लेकर 5 साल के बच्चे कितने भी तो होंगे, 5 से लेकर 10 साल के बच्चे होंगे और 10 साल से 15 साल के बच्चे होंगे, इतने होंगे। बच्चे कितने हैं? 50। तो मान के चलो 50 बच्चों में से 12 बच्चे ऐसे निकल कर आए जिनकी उम्र 0 से 5 साल के बीच में है। 12 बच्चे निकल कर आए। 5 साल से 10 साल के बीच में जिन बच्चों की उम्र थी वो निकल के आए 18, और 10 साल से 15 साल के बीच में इतने ये बच्चे थे 20। कितने थे? 20। अब देखो बच्चे कितने हो गए टोटल? 12 ये हो गए, 18 ये हो गए, 20 ये हो गए। कितने हो गए ये टोटल? 50। और ये उनका वो है। तो ये देखो ये 12 बच्चे कैसे हैं जिनकी उम्र 0 है या जिनकी उम्र 5 है? नहीं, ये 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर 5 के बीच में है, पता कुछ नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। समझ गए ना? तो हमने बांट दिए ये। तो ये 0 से 5 के बीच में ये जो बच्चे हैं वो 12 हैं। 5 साल से 10 साल के बच्चे जो हैं वो 18 हैं। 10 साल से 15 साल के बच्चे जो हैं वो क्या हैं? 20 हैं। अब समझ गए ना? तो ये क्या है? बच्चों की जो हमने वर्ग बनाया है कि ये 0 से लेकर 5 तक, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। आप समझ में आ गई ना? क्या कहते हैं इसको? वर्ग अंतराल। इसी को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल को शॉर्ट में लिख देते हैं CI। वर्ग अंतराल को क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? CI। सही है। अब ये वर्ग अंतराल वो कुछ भी आंकड़े, हमने तो 0 से 5 तक के छांटे हैं, और ये बच्चों के हैं, बच्चों के हैं ना? समझ में आ गई ना? वो कुछ भी छांट सकते हैं कि भैया 10 से लेकर 20, मान के चलो एक स्थान पर कोई भीड़ जमा है और वहां जगह 100 लोग हैं इकट्ठा, तो वो जो देखेंगे कि 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चे कितने हैं, 10 से 20 साल तक की उम्र वाले कितने हैं, 20 साल से 30 साल वाली उम्र के कितने हैं, और 30 से 40 वाले की उम्र के कितने हैं। तो इन 100 बच्चों में यही तो बैठेंगे,
मान के चलो 0 से 10 साल तक के बच्चों की मतलब तक के बच्चों की संख्या निकली अगर 30, तो ये 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 0 से 10 साल के बीच में है, ना तो 0 है ना 10 है। समझ में आई ना? इनके बीच में है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ऐसे कितने बच्चे हैं? 30। तो ये जो वर्ग बना दिया ये 0 से 10 साल तक के बच्चों का कितने हैं? 30। इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल, शॉर्ट में CI। समझ में आ गई ना? याद रखोगे वर्ग अंतराल से क्या कहते हैं शॉर्ट में? CI। अब यही समझो कि ये वर्ग अंतराल जो होता है, अब तुम समझ गए होगी कि वर्ग अंतराल में क्या है कि कोई एक अंतर डिफरेंस ले लेते हैं कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां तक के बच्चे कितने हैं। जैसे मान के चलो 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चे हैं, 20 से 30 तक के कितने हैं, और 30 से 40 तक के कितने हैं। ऐसा ही है ना? ये वर्ग अंतराल ही तो हो गया। सही है? और अगर चाहो तुम पूरी टेबल बनाओ तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ बच्चों की मान के चलो 50 बच्चे हैं, तो ये 18, ये 12, ये 20, यानी 10 से लेकर 20 तक के कितने बच्चे हैं? 18। 20 से 30 तक के कितने हैं? 12। 30 से 40 तक के कितने हैं? 20। और 0 से लेकर 10 तक का कोई बच्चा नहीं है, तो है ही ना आंकड़ा। समझ गए ना? चलो, अब ये जो है मैंने बताया ये 10 से लेकर 20 तक, इसी से क्या कहते हैं? CI, क्लास इंटरवल। अब इसकी दोनों टर्म समझो। ये जो पहली टर्म है ये इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कहते हैं। निम्न सीमा क्या कहते हैं? और ये बड़ी वाली जो होती है ये क्लास की उच्च सीमा कहते हैं। क्या? उच्च सीमा। अब समझ में आ गए ना? इस वर्ग की ये क्या है? निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। भाई इससे आगे नहीं जाएंगे और इससे कम नहीं लेंगे हम। ये 20 से कम नहीं लेंगे, 20 निम्न सीमा है और 30 उच्च सीमा। 30 यहां उच्च सीमा हो गई और यहां 30 यहां निम्न सीमा हो गई और 40 उच्च सीमा हो गई। अब समझ में आई ना बात? निम्न सीमा और उच्च सीमा समझ गए? अब ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर ना हो। मतलब अगले वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर ना हो। यहां तो ये बराबर है, समझ गए? इस वाले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर ना हो। यहां तो ये बराबर है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ना हो। तो इसका मतलब अतिव्यापी आंकड़े क्या हैं? वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर हो। यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो अतिव्यापी के आंकड़े हैं। समझ में आ गई ना? यानी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर हो। सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर हो। तो इसका मतलब ये जो आंकड़े हैं वो कौन सी वाले के हैं? ओवरलैपिंग वाले डाटा, अतिव्यापी वाले के। समझ में आ गई ना? तो अंतिव्यापी के आंकड़े कैसे होंगे? अंतिव्यापी के आंकड़े ऐसे होंगे, 0 से लेकर 10 तक के बच्चे, इसमें 18 हैं, हमारे पास भी 18 ही हैं। 0 से लेकर 10 तक का कोई भी नहीं है, तो हम इसी का मानेंगे बिल्कुल। 10 से लेकर 20 तक का कितने बच्चे हैं? 18। अब हम अपने जो लेंगे यहां से 21 से लेकर 30 तक के बच्चे लेंगे 12, और यहां 31 से लेकर 40 तक के बच्चे लेंगे 20। इसमें क्या है? 0 से लेकर 20 तक के बच्चे हैं, 0 से 20 तक के, और इसमें 21 से 30 तक के बच्चे हैं 12, और इसमें 31 से लेकर 40 तक के बच्चे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें 0 से 20 तक के बच्चों का मतलब ये है कि 10 से स्टार्ट करके 20 माह भी इस वर्ग में आएगा, 20 जिसकी उम्र 20 भी है। तो यहां इसमें 21 से स्टार्ट करके 30 तक की उम्र वाले इसमें गिने गए हैं, और यहां 31 से स्टार्ट करके 40 तक की उम्र वाले इसमें गिने गए। तो फिर इसमें 20 वाला इसमें गिना जाएगा कि इसमें गिना जाएगा भाई? तो इसका मतलब है 10 से लेकर 20 तक की बच्चे हैं, और यहाँ 20 से 30 तक के बच्चे हैं, तो यहां जगह 20वां वाला नहीं गिना जाएगा। 10 से लेकर 20 तक नहीं, 20 से कम वाले, 20वां नहीं, जिसकी उम्र 20 है वो इसमें नहीं गिना जाएगा। 20 से कम और 10 से ज्यादा, समझ गए? आगे ना, यहाँ 20 से ज्यादा 20वां इसमें गिन जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, जिसकी उम्र 29 भी होगी इसमें गिना जाएगा। जिसकी उम्र 30 होगी वो इसमें नहीं गिना जाएगा, वो इसमें गिना जाएगा।
तो जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, देखो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है तो अतिव्यापी आंकड़े, और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर ना है तो अंतिव्यापी आंकड़े। समझ में आई ना बात? बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है ना? है आ रही है? तो इनके बीच बीच में हम थोड़ी सी टेबल बना दें। अंतिव्यापी आंकड़े देखो ओवरलैपिंग ना करेंगे, ध्यान रखिए बात को, क्या ना करेंगे? ओवरलैपिंग ना करेंगे। देखो जीरो से, देखो जीरो से 10 साल के बच्चे मान के चलो 5, वही लिख दे रहे हैं हम तो 12, और 10 से 20 तक के कितने हैं? 18, और 20 से 30 तक कितने हैं? 20, इतने लिख दिए हमने। सही है? तो इसमें तो ओवरलैपिंग कर गया। ये तो मामला कौन से का है? अतिव्यापी का है। यानी 0 से लेकर 10 तक का यहाँ आ गया, तो अब यहाँ 11 से लेकर 20 तक का लेंगे। यहाँ 20 और तक आ गए तो यहाँ 21 तक का। अगर मामला अंतिव्यापी का है तो 10वां इसमें गिना जाएगा क्योंकि यहाँ है ही ना 10, और मामला अतिव्यापी का है कि 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है, तो 20 वाला इसमें नहीं गिना जाएगा, वो इसमें गिना जाएगा। समझ में आ गई ना बात? आ गई? अभी तुमसे अभी आंकड़े इकट्ठे करवाएंगे, देखियो अभी एक डाटा देंगे हम। 0 से 10 साल के इसमें, 10 से 20 के इसमें, और 20 से 30 के इसमें, वही कर लो 12, 18 और 20। ये तो संख्या है बच्चों की, वर्ग अंतराल समझा रहे हैं हम। अब इसमें देखो अगले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर है। देखो उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा बराबर है, इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा बराबर है। ऐसे आंकड़ों को अतिव्यापी आंकड़े कहते हैं। और इसमें जो उच्च सीमा होती है वो इसमें नहीं गिनी जाएगी, वो इसमें गिनी जाएगी। समझ में आ गई ना? ठीक है ना? इसमें जो होती है इसकी उच्च सीमा जो है वो किसमें गिनी जाएगी? इसमें नहीं गिनी जाएगी। ये 10 इसमें गिनी जाएगी, 20 इसमें नहीं गिनी जाएगी, वो इसमें गिनी जाएगी। अगर ये ओवरलैप नहीं करते कि 20 यहां भी है यहां भी है, इस प्रकार के आंकड़े होते हैं अंतिव्यापी वाले, तो वो 10 इसी में गिनी जाएगी, 20 इसी में गिनी जाएगी, 30 इसी में गिनी जाएगी। समझ में आ गई ना? लेकिन अब काम की बात ये है कि हमारे पास हमें जो आंकड़े उपयोग में लाएंगे हम, तो वो ये वाले आंकड़े जरूरी हैं। हमें इस प्रकार की हमें अतिव्यापी आंकड़े होने चाहिए हमारे पास। कौन से आंकड़े? अतिव्यापी। लेकिन कभी कभी तुम्हें क्या है, वो अंतिव्यापी आंकड़े दे तो हम कभी भी जब सवाल को हल करेंगे ना, तो इस टेबल से इस वाली टेबल को बना देते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं उसको बदलने का तरीका और समझ लो, ठीक है ना? उसको बदलने का तरीका और समझ लो कि भाई अंतिव्यापी से अतिव्यापी कैसे बदलेंगे। सही है ना? अगले यहां नोट डाल के लिख लो या अगली वो डाल लो कि अंतिव्यापी से अतिव्यापी आंकड़ों में बदलना कैसे बदलेंगे। सही है? लास्ट है, बस तो खत्म कर रहे हैं इसी को। अगर टेबल इस प्रकार से दी है और हमें ऐसे बनानी है कि ओवरलैप करे, मतलब यहां 10 है यहां 10 भी हो, यहां 20 है यहां भी 20 हो, इस प्रकार की बनानी है। समझ में आई ना? तो क्या करेंगे हम, ये वाली टेबल है तब तो हमारा सवाल आंसर आराम से हल हो जाएगा। लेकिन ये वाली टेबल है तो पहले हम इसको इसमें बनाएंगे फिर सवाल को हल करेंगे। तो केवल इसकी समस्या है ना कि अगर ऐसे दी है ओवरलैप नहीं कर रही है तो हम ऐसी बनाएंगे कि वो ओवरलैप करे। तो क्या करेंगे, ये जो अगले वर्ग, जो वर्ग की उच्च सीमा है और अगले वर्ग की निम्न सीमा है, इसका अंतर देखेंगे हम। कह रहे हैं ये वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा, मतलब इनका अंतर देखो, ये टेबल बदलनी है हमें ऐसे, तो इनका अंतर इसकी उच्च सीमा की और इसकी निम्न सीमा का अंतर देखो कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है? 1। जितना भी अंतर आया उसका आधा, मतलब 2 से भाग कर दो, 6 आते तो 3 होते उत्तर हैं, यानी कि अंतर का आधा। फिर समझो, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में तो घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। क्या? निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। तो अंतर तो आया 1 का आधा हो गया आधा, यानी कि 0.5, ये भी तो आधा हो गया। तो आधा इसमें घटाएंगे, किसमें? निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। तो देखो यहां बना रहे हैं हम 20 और 20 से 30 और 30 से 40 के इतने ले लिया हमने ये आंकड़े, और इस प्रकार से ये टेबल बन गई। यहाँ 12 कर लो, 18 कर लो, 20। ये कौन सी है?
ये कौन सी वाली है? अतिव्यापी है, लेकिन होनी कौन सी चाहिए? अंतिव्यापी होनी चाहिए ये। अब समझ में आ गई ना? अब कौन सी है ये? अंतिव्यापी। और अब इसे हम चेंज कर रहे हैं और चेंज करके हम यहां पे बदल रहे हैं। ठीक है, अब तो समझ में आई ना? ठीक है, 1 2 3। चलो देखो, देखो हमने क्या कही? उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर 1 और 1 का आधा 0.5। उसमें से निम्न सीमा में से घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। इसमें घटाओ आधा तो 9.5 और इसमें जोड़ो आधा 20.5। समझ में आ गई ना? सही है। इसमें घटाओ आधा 20.5, इसमें जोड़ो आधा, इसमें क्या करेंगे? बोलो, इसमें जोड़ेंगे ना 30.5, इसमें घटाओ आधा 30.5 और इसमें घटाओ, इसमें जोड़ो आधा 40.5। अब देखो ओवरलैप कर गया, 20.5 30.5 30.5। मतलब अंतर का आधा उच्च निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। अंतर का आधा। तो इस टेबल से हम ये वाली टेबल भी बना सकते हैं। क्या है उसके लिए? अंतिव्यापी से अतिव्यापी बनाएंगे तो हम, तो जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का जो अंतर है उसका आधा निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ते हैं। बताओ, इसे उतार लो, आगे क्या कल बताएंगे।